दुनिया की राजनीति और पश्चिम एशिया की भू राजनीति की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब अमेरिका और ईरान के बीच में सालों से चला आ रहा है तनाव, सैन्य टकराव के बाद अब दोनों देश युद्ध समाप्त करने और शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी, अगर हम कहें, जिस तरीके से कई देश इसमें सम्मिलित हो गए थे इस युद्ध में, लेकिन अब दोनों देश चाहते हैं कि शांति आगे बढ़े। इस पर दोनों देश सहमत हैं। दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। इसकी संभावना, अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, क्योंकि युद्ध जो इस वक्त चल रहा है इसमें कब कौन पलट जाए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, इसका कुछ कहना नहीं है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, सोशल मीडिया पर यह घोषणा भी कर दी है कि समझौता लगभग पूरा हो चुका है और अब दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोला जाएगा और वैश्विक व्यापार, जितने भी जहाज हैं उनकी आवाजाही को फिर से सामान्य सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू करो, तेल को बहने दो। इस बयान को वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। ईरान की ओर से इस समझौते की पुष्टि भी की गई है। ईरान के अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि कई महीनों तक चली कठिनाई और संवेदनशील वार्ताओं के बाद अब मसौदा तैयार हुआ है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि समझौते पर आगे की बातचीत और अंतिम प्रतिबद्धता अमेरिका द्वारा कुछ शर्तों को पूरे करने पर ही निर्भर करेगा। अब देखिए, इस प्रस्तावित समझौते के तहत सबसे अहम बिंदु है सैन्य कार्रवाई और युद्ध विराम की पुष्टि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दोबारा से खुलना, अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी को समाप्त करना और साथ ही ईरान के फ्रीज फंड्स को जारी करना और साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिनों में नई वार्ता यानी कि नई बातचीत की रूपरेखा तैयार होगी। अमेरिका चाहता है कि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे दिया जाए। ईरान कहता है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम रखेंगे, परमाणु प्रोग्राम को नहीं आगे बढ़ाएंगे। अब ईरान के उप विदेश मंत्री कामेज ने कहा है कि अमेरिका को पहले ही 3 प्रमुख कदम उठाने होंगे, जिसमें नाकाबंदी हटाना, सैन्य कार्रवाई रोकना और ईरान की संपत्ति को जारी करना होगा। इसके बाद ही 60 दिनों की औपचारिक वार्ता जो है आगे बढ़ेगी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि जिनेवा में होने वाला हस्ताक्षर ऐतिहासिक होगा। हालांकि ये भी सामने आया है कि इस पूरे समझौते में क्षेत्रीय समीकरणों और इजराइल लेबनान तनाव का भी अप्रत्यक्ष असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान के भीतर इस समझौते को लेकर विरोध भी तेज हो गए हैं। कट्टरपंथी गुटों का साफ कहना है कि अमेरिका के साथ समझौता देश की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है और एक तरीके का ये झुकाव भी होगा। अमेरिका और ईरान दोनों डिजिटल माध्यम से समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि सुरक्षा और राजनीतिक जोखिम उनको न उठाना पड़े। देखिए, अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि हस्ताक्षर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नौसेना प्रतिबंध धीरे धीरे हटा लिए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक असर भी देखने को मिल रहा है, खासकर तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में दशकों पुराना टकराव सच में खत्म होने जा रहा है या फिर यह केवल कूटनीति की एक नई रणनीतिक चाल है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध समाप्त करने और शांति समझौते पर सहमति जताने का दावा तो किया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति लाएगा या फिर आने वाले समय में एक और बड़े संकट की जमीन को तैयार करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समझौते पर साइन हो पाएगा समय पर, और जिन जिन शर्तों की बात हो रही है दोनों देश क्या शर्तें मानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ शिवदान सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज पर। और सबसे पहले तेजावत सर, आप ही के पास आएंगे क्योंकि अब समझौते की घड़ी बहुत करीब आ गई है। क्या लगता है, समझौता फाइनल हो जाएगा और ये समझौता क्या युद्ध को कंप्लीटली रोक देगा जो दशकों से चला आ रहा है? देखिए सुचित्रा जी, जब तक समझौता नहीं होता है मुझे लगता है कि उम्मीदें पालना एक खतरनाक हो सकता है, पर क्योंकि चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी है और जिस लेवल से, यानी जिस लीडरशिप के जिस लेवल से ये सारी घोषणाएं हो रही है और उसमें जो कंट्री हेड इन्वॉल्व है, उससे लग रहा है कि ये समझौता निश्चित रूप से हो जाएगा। हालांकि परिस्थितियां ऐसी लग रही थी या ऐसा अनुमान या ऐसा डाउट होना स्वाभाविक था, पर अगर ये समझौता होता है तो इसका कारण मूलतः यह है कि यूनाइटेड स्टेट पे काफी इंटरनेशनल प्रेशर था, खासकर भारत जैसे मित्र देशों का भी, और खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों ने काफी उस पर दबाव बनाया था। तो अमेरिका अगर इतना झुक रहा है और ईरान ने अगर कोई निश्चित सीमा तय कर रखी है तो
मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है कि ये समझौता आखिर में परिणत कैसा होगा। दूसरी बात यह भी है कि अक्सर ऐसा देखा गया है, खासकर ईरान जो है वो समझौते के आखिरी दम तक ये बताने की कोशिश करता है, जैसा कि पिछले अनुभवों से लगता है कि वह समझौता करने ही वाला है, फिर आखिर में वह एक पायदान पीछे हट जाता है और पूरी वार्ता खत्म हो जाती है। यह जो रवैया है वह यूनाइटेड स्टेट का भी देखा गया है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि किसी भी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और हम सब देशों को एक तरीके से जो चैन की सांस मिलेगी, खासकर हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिलेगी। देश में तेल की कीमतें नहीं बढ़ेगी, जीडीपी अर्थव्यवस्था पे जो बुरा असर पड़ सकता है उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, सुचित्रा जी। ठीक है शिवदान सर, क्योंकि समझौते की बात हो रही है और जैसे तिजावत सर बता रहे कि लगभग इसे तय माना जाए, लेकिन सवाल तो ये है कि ईरान इस बात की श्योरिटी चाहता है कि आगे चलकर अमेरिका कभी हमला उन पर नहीं करेगा। क्या इस बात में आपको लगता है ये संभावना है कि अमेरिका आगे कभी ऐसा ना करे? देखिए, इस युद्ध की सबसे बड़ी बैकग्राउंड ये है कि ईरान द्वारा समर्थित जो आतंकवादी जैसे हिजबुल्लाह और हमास जो आतंकवादी समर्थित थे ईरान के द्वारा तैयार किए गए थे, उनके द्वारा इजराइल पर बार बार हमले करना, इजराइल पर बार बार अटैक करना, इसके कारण ही ये पूरी युद्ध जो है शुरू हुआ है। और इसका जो मुख्य कारण जो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त अशांति का कारण है कि ईरान के द्वारा इस तरह के गुटों को चारों तरफ सपोर्ट करना और उनके द्वारा अशांति फैलवाना। तो अभी भी बार बार जो ये समझौता टल रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो लेबनान के अंदर इजराइल के हमले हो रहे हैं वो केवल इसलिए हो रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को वहां खत्म करना चाहता है, जिससे कि उसकी भविष्य में उसके लिए एक तरह से एश्योरेंस हो जाए इजराइल के लिए कि उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, उसकी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसकी सीमाओं को। तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी सबसे बड़ी ये हो रही है कि ईरान जो है साथ साथ जो है अमेरिका की डायरेक्ट शर्तों को मान गया है कि हम परमाणु बम तैयार नहीं करेंगे और जो भी शर्तें 4-5 शर्तें माननी है, मगर उसका जो ये चल रहा है जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट चल रहा है या हमास को सपोर्ट चल रहा है, हमास तो खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, मगर हिजबुल्लाह को जब तक बंद नहीं करेगा ईरान तब तक इजराइल पर वो हमले करते रहेगा और ये अशांति चलती रहेगी। मगर फिर भी इस बार मुझे पूरा होप है कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने आप को इस पूरे युद्ध से बाहर निकालना चाहते हैं और अपने आप को इसे क्लियर करना चाहते हैं, तो शायद इस बार समझौता हो जाए। ठीक है तेजावत सर, क्योंकि सर बता रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है कि इजराइल पर लगातार हो रहे हैं हमले, और इस समझौते में इजराइल का क्या रोल होगा? क्या इजराइल को शामिल किया जाएगा या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होगा? ईरान का तो साफ कहना है कि जब तक लेबनान पे हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम किसी प्रकार की समझौते में जो है हामी नहीं भरेंगे, लेकिन अब क्या स्थिति होने वाली है, जरा विस्तार से समझाइएगा। मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता है सुचित्रा जी कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा, क्योंकि इजराइल अपने लिए वो रास्ते बंद नहीं करना चाहता है कि अगर हुती, हिजबुल्लाह या खासकर हमास के लोग वापस से दोबारा उठ खड़े होते हैं और इजराइल पे हमला करते हैं तो वह अपनी आत्मरक्षा की जो जरूरत है उसको खत्म नहीं कर देना चाहता। और हमें पता होना चाहिए सुचित्रा जी कि किसी भी देश की डिप्लोमेसी की जो बेसिक नीड है वो अपनी आत्मरक्षा है, क्योंकि अगर आत्मरक्षा होगी तभी देश बचेगा और तभी विदेश नीति भी होगी। इसलिए ये बेसिक्स हैं और ये इजराइल इस बात को जानता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो कभी भी इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा। पर ईरान में डेस्परेशन है, वहां एक तरीके की घुटन है, और अगर अमेरिका ऐसा ऑफर देता है तो निश्चित रूप से उसको अवेल करने की कोशिश करता है। पर दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स इस राय के होने के बावजूद कि बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा, मुझे अभी भी क्योंकि उनके अलग अलग इंटरेस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर ये समझौता होता है तो गनीमत है। हालांकि मैं खुद ये चाहूंगा कि मैं झूठा साबित हूं ताकि बाकी दुनिया का ठीक हो सके, पर परिस्थितियां ऐसी लगती नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जी ठीक है शिवदान सर, क्योंकि तेजावत सर कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा, आपको क्या लगता है कि इजराइल क्या इस बात को मानेगा? और अगर नहीं मानेगा तो जो लड़ाई ही इजराइल की वजह से शुरू हुई, इजराइल और उन पर हमला की वजह से, हिजबुल्लाह के हमले की वजह से, अब इजराइल ने तो ठान लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। बीच में अमेरिका भी कूद जाता है और अब समझौता ईरान अमेरिका के बीच में है, इजराइल का कहीं नाम नहीं है। देखिए ऐसा है, अमेरिका जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमेरिकन राष्ट्रपति इस युद्ध से अपने आप को निकालना चाहते हैं। अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि वो बिहाइंड द सीन सपोर्ट करता है, डायरेक्ट इस तक वो उसको बहुत
बुरे तजुर्बे हो चुके हैं, जैसे अफगानिस्तान में, इराक में, वियतनाम में। इस प्रकार से अमेरिका इस वक्त इसको इसमें नहीं चाहता, पर साहब की अपने इस को शुरू कर दिया, वो बुरी तरह से उसमें फंस गए। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त इजराइल की इतनी बॉर्डरेशन नहीं करेगा, वो अपने आप को इस युद्ध से निकाल कर रहा है शीघ्र शीघ्र, जिससे उसकी अपनी इमेज जो है, ट्रंप की इमेज जो अपने कंट्री में खराब हो रही है, उसको ठीक किया जा सके। इसलिए मेरे पूरा होप है कि ये समझौता साइन हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी, और हॉर्मोज को जो स्ट्रेट बंद की हुई है उसका भी खुलने के लिए कुछ दिन में वो भी खुल जाएगा। ठीक है शिवदान सर, कि ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ईरान तो हमेशा से कहता था कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन अब ईरान के अंदर ये जो विरोध की आंधी उठ रही है कि एक प्रकार से झुकना ही हो गया जब आप अमेरिका की हर शर्त मान रहे हैं, तो ये तो ईरान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से उनके लोगों में ही फूट पड़ रही है। देखिए ऐसा है, जो 107 दिन का युद्ध जो चला है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इतना डैमेज अमेरिका की सिविल आधारभूत ढांचे को नहीं हो रहा है जितना नुकसान ईरान के ढांचे को हो चुका है। उसके ऑयल के सेंटर्स पर हमले किए गए हैं, उसके जहां उसके अंडरग्राउंड जो मिसाइल्स वगैरह का स्टॉक है उसको हमले किए गए हैं। तो तरह तरह के जगह पर हमले किए गए और ईरान में काफी विनाश हो चुका है। इसलिए ईरान इस वक्त जो है एक हार्ड लेसन समझ चुका है कि जितनी जल्दी युद्ध को समाप्त किया जाएगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। और हालांकि हार्डलाइनर्स अपनी पॉलिसी डिक्टेट करना चाह रहे थे, मगर वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो इसको डिक्टेट कर सके, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर है कि वहां पर मतलब यही है कि भलाई अब इसी में है कि चुपचाप से शर्तें मान ले तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको जो है पैसे मिल जाए, क्योंकि इसके पहले भी पैसों पे ही बात अटकी हुई थी। ठीक है तेजावत सर, आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो सवाल मैंने शिवदान सर से किया था कि अब ईरान के अंदर विरोध की आंधी उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से झुकना ही है। आपको क्या लगता है कि अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है झुकने के अलावा? बिल्कुल, जैसा कि हम काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे आप और मैं सुचित्रा जी, कि ईरान में काफी अंदर ही अंदर काफी हालात खराब हो रहे हैं, खासकर जो इकोनॉमिक इमरजेंसी की हालात थे। और हमने अक्सर चर्चा की थी कि ये खासकर गर्मियों में उसके पास जितने भी जो आर्थिक सोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में सितंबर बिगिनिंग या एंड तक कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ईरान की अर्थव्यवस्था एकदम ठप हो जाएगी और वह देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा होगा नहीं तो ना घर चल सकता है ना देश। तो वही ईरान की हालत होने वाली है। पर यहाँ झुकना इसलिए नहीं कहा जाएगा कि परिस्थितियों को देखते हुए और ईरान और यूनाइटेड स्टेट की ताकत में फर्क को देखते हुए अगर ऐसा कोई समझौता होता है जिसके बारे में जिन शर्तों पे हमने शुरुआती दौर में बात की है, तो ये बहुत ही एक सम्मानजनक समझौता होगा, खासकर ईरान के व्यू पॉइंट से। पर क्या यूनाइटेड स्टेट इन सारी चीजों के लिए मान जाएगा? और अगर मानेगा तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तरीके से काम करेगा, यह काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी G7 देशों की जो बैठक हो रही है उसमें ये लोग हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोले जाने पर भी बात कर रहे हैं, और भारत ने भी समर्थन जताया। खासकर भारत ने काफी यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ में संपर्क में रहा है काफी दिनों से, और उन्होंने कहा है कि हम अगर सीधे तरीके से नहीं तो हम जबरदस्ती हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाएंगे। भारत भी इसमें साफ है और किसी भी तरीके की सैनिक सहायता देने के लिए भी तैयार है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका पे भी दबाव था और ईरान पे भी दबाव है, तो अगर खुल जाता है तो मुझे लगता है कि एक तरीके की नई इक्वेशन या नए समीकरण बनेंगे जो विश्व व्यवस्था को रेखांकित कर रहे हैं, और ये भारत के हित में होगा, भारत के भले में होगा। ठीक है, ठीक है शिवदान सर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में अब ये जो समझौता होने आ रहा है, इस समझौते के बाद ईरान ने अभी भी ये कहा है कि 60 दिन के भीतर हम डिसाइड करेंगे कि परमाणु समझौते का, परमाणु प्रोग्राम का क्या करना है। तो क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी भी ईरान के हाथ में ही पूरा पाला है कि अगर उसने सिचुएशन को देखा कि उस लायक है तब वो आगे बढ़ेगा, और नहीं तो फिर ये डील जैसे ही होगी उसको रद्द करके एक बार फिर से युद्ध की स्थिति क्रिएट हो जाएगी? देखो, ईरान ये समझ चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, और इस बात का ईरान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने बोला है कि हम 60 दिन में डिसाइड करेंगे परमाणु बम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो मगर इतना में जरूर है कि ईरान अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगा अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने का,
क्योंकि उसने जितना डिस्ट्रक्शन इस वक्त देखा है अपने कंट्री में, उससे अब ईरान जो है इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा से युद्ध के लिए खड़ा हो और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को चैलेंज करे। मगर हमें पूरा होप है कि इस वक्त अपनी थोड़ी सी इमेज को बचाते हुए ईरान इस समझौते को जरूर साइन करेगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए ये भी इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलने की बात ईरान कर रहा था। क्या लगता है तेजावत सर, टोल वसूलने वाली बात को अब क्या ईरान इस बात पर सहमति बना देगा कि ठीक है जैसे पहले आवाजाही होती थी वैसे ही होगी, टोल नहीं वसूला जाएगा? क्योंकि ओमान और ईरान इस बीच में दोनों शामिल थे। अमेरिका ने बार बार कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो लेकिन कोई वसूली हम नहीं होने देंगे। क्या लगता है इस सिचुएशन पे क्या सीन आगे जाके क्रिएट होगा? पीएम शहबाज शरीफ ने जो घोषणा की है उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और टोल वाली बात है एक तरीके से अड़ियल रवैया ही होगा। और ईरान के डिप्लोमेट इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस समय हम अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो चीजों को अपनी स्थिति में लाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और उन्हें पता है कि बस कुछ ही महीनों का उनके पास राशन पानी वगैरह सब कुछ है, तो ऐसे में यह काफी मुश्किल हो जाएगा कि हम अड़ियल रवैया अपनाएं। तो इस बार मुझे जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी घोषणा पे थोड़ा सा विश्वास होता नजर आ रहा है कि अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट पे कम से कम टोल वसूली की तो कोई संभावना नहीं है। और उसके फेवर में दुनिया के काफी बड़े बड़े राष्ट्र नहीं है। खासकर मुझे जिक्र करना चाहिए इमानुएल मैक्रो साहब और मोदी साहब ने जब इस बारे में चर्चा की होगी तो इस बारे में बात हुई होगी। और यूरोपियन यूनियन कोई कमजोर नहीं है, हम उसके साथ यूके भी हमारे साथ है, तो कोई टोल के लिए तैयार नहीं होगा और भारत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही भारत पे अलग अलग तरीके के टैरिफ्स और वो चल रहे हैं और ये टोल एक अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ना तो दुनिया इस फेवर में है और ईरान के लिए ये वाकई खतरनाक खेल होगा। तो चित्र ठीक है। शिवदान सर, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये डील कितनी अहम हो सकती है? क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी जो है अब इन तमाम चीजों से जूझ रहा है, ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ये डील हो जाने के बाद भारत को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, भारत में क्या पूरे पश्चिम एशिया चारों तरफ ऑयल और गैस जो चारों तरफ से क्लियर डैमेज रही है, हर व्यक्ति परेशान के कारण आम आदमी है। तो यदि ये डील हो जाती है तो ये जो अननोन फियर जो चारों तरफ फैला हुआ है वो कम जाएगा और लोग रिलैक्स हो जाएंगे। हालांकि यानी कि कह सकते हैं कि ये डील होने से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लोगों को भी जो है चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। तेजावत सर, ये जो डील हो रही है, इस डील के बाद से हमने देखा है कि कई भारतीयों की भी इसमें मौत हुई है। अगर ये डील संभव हो जाता है, साइन हो जाता है, तो इसमें भारत किस तरीके से इन तीनों देशों के साथ आगे चलकर डील करेगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की नीति शुरू से ही स्पष्ट रही है। भारत गुट निरपेक्षता में यकीन करता रहा है और भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। इजराइल के साथ हमारे राष्ट्र हित जुड़े हुए, खासकर सर्विलेंस को लेकर, आतंकवाद के मुकाबले को लेकर। और हमें पता है कि बांग्लादेश का अगर पूरा बॉर्डर डिस्टर्ब होता है तो सर्विलेंस के लिए जो ऊंची तकनीक है वो इजराइल के पास है, तो वो है। और उसके अलावा भी जो अगर हम देखें कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत होने चाहिए। कारण ये कि एक तो बड़ी संख्या में भारत जो है वहां के कामगार वगैरह वो ईरान में अपना रोजगार वगैरह ढूंढते हैं। और उसके अलावा अगर भविष्य में कभी ईरान से प्रतिबंध हटते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी वो ईरान पे डिपेंड कर रही है। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, क्योंकि ईरान से अगर हम गैस पाइपलाइन बिछाने का जो मनमोहन सिंह जी साहब के समय में जो प्लान था, अगर वो एग्जीक्यूट होता तो ईरान और भारत के जो हित है वो काफी आपस में संबंधित होते हैं। तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत की स्पष्ट नीति है और मुझे लगता है कि वह इसी पे आगे चलता रहेगा। राइट, भारत की नीति है कि नेशन फर्स्ट, और जो भारतीयों के लिए अच्छा होगा और यहाँ के लिए अच्छा होगा वही गवर्नमेंट के द्वारा जो है फैसला लिया जाएगा। और ये बात अभी कुछ दिनों पहले एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपीट भी की थी। शिवदान सर, एक चीज और है कि भारत के लिए ये डील आगे चलकर क्या अच्छा, हम कह सकते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, या एक रणनीतिक चुनौती के तौर पर ये भारत के लिए भी होगा? क्योंकि हमने देखा है किस तरीके का ऊर्जा संकट जो है पैदा हुआ, उसके बाद हालांकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जो है इस चीजों को संभाल रहा है, लेकिन युद्ध के खत्म होने या युद्ध विराम लगते ही तुरंत तो हम ये चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, इसके बारे में नहीं कह सकते, थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। तो इस संकट से अभी कैसे पार पाएंगे?
देखिए, भारत के लिए ये जो समझौता होगा ईरान और अमेरिका के बीच में, उसका भारत के लिए बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि भारत का पूरा जो ऑयल सप्लाई था, गैस था, वो सब ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड हो रखा था। हालांकि 2-3 शिप उन्होंने निकाल दिए हैं, मगर अभी भी हमारे काफी शिप वहां पर फंसे हुए हैं। और आपने अभी देखा कि हमारे 3 लोग मारे जा चुके हैं, काफी लोग वहां पर वेट कर रहे हैं। का जो सेट है, तो भारत को पूरे विश्व के साथ वो अच्छे से उस जगह। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ईरान को यहाँ का जो शुल्क वसूल करना चाहता है, ईरान जो टोल लेना चाहता है, उसका कोई भी प्रोविजन अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून में नहीं है। कोई भी देश इस प्रकार का टोल नहीं ले सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो टोल का जो सिस्टम है, ये खाली लड़ाई की वजह से शुरू हुआ था, और अभी ना पहले था ना बाद में होगा। मैं इसमें जो अपनी जो यूएनओ है, उसको मैं इसके लिए भारत को अप्रोच करना चाहिए कि इस बात को इंसिस्ट कराएं कि इस प्रकार का कोई टोल का सवाल उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए ये टोल का जो है, ये केवल अमेरिका और ईरान के बीच में एक दूसरे को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और मैं नहीं समझता कि इस समझौते के बाद टोल जैसा सिस्टम वहां पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर टोल जैसी चीजें होती है तो सर तेल फिर और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। एक तो वहां से लाकर उसको रिफाइन करने का खर्च, और उसके बाद अब जो है टोल वसूलेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा खर्च बढ़ेगा। उसका सीधा सीधा असर जो है बाकियों की जेब पे पड़ेगा। तेजावत सर, आपसे एक सवाल मेरा ये रहने वाला है कि अब ये जो पूरी स्थिति हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा है बार बार धमकी दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को कोई कैसे माने, क्योंकि अब 4 दिन महज रह गए इस डील को होने में। क्या लगता है आपको कि क्या ये डील हो पाएगी जल्दी से सर? मुझे सुचित्रा जी जैसे शुरू से ही डाउट रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और नेशन इंटरेस्ट उस तरह से उस समीकरण में या उस शतरंज की चाल में ठीक नहीं बैठता है। पर अगर होता है तो हम सबको खुशी होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा विश्लेषण गलत हो और ये सब कुछ ठीक हो। सुचित्रा जी ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं कि अपने बयानों से भी पलटते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदान सर आपका भी, अरविंद सिंह सर आपका भी। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और चर्चा में हिस्सा लिया।